नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एडिटोरियल विद अभिषेक यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का एडिटोरियल एशिया के साउथ वेस्टर्न पार्ट में लाई करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री ईरान से रिलेटेड है। दोस्तों, 2 महीने पहले की बात है, 16 सितंबर को दोस्तों ईरान की एक वुमेन जिसका नाम था महसा अमीनी, जिसकी उम्र महज 22 साल की थी। दोस्तों, ईरान की मोरालिटी पुलिस के कस्टडी के दौरान इस महिला की मौत हो गई थी और इसी इंसिडेंट के बाद से लगातार ईरान में विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। सरकार से हिजाब रूल को वापस लेने की मांग की जा रही है और इस मोरालिटी पुलिस को भंग करने की मांग की जा रही है। तो दोस्तों, इन्हीं सब मुद्दों से रिलेटेड है आज का हिंदू एडिटोरियल। तो दोस्तों, बिना देरी करे हुए चलिए शुरू करते हैं इस एडिटोरियल की कंप्लीट एनालिसिस। तो दोस्तों, आज के एडिटोरियल की टॉपिक है अ केस फॉर चेंज। एक ऐसा केस, एक ऐसा मामला जिसमें चेंज की ज़रूरत है, जिसमें बदलाव की ज़रूरत है। चेंज मतलब होता है बदलाव। ईरान मस्ट चूज रिफॉर्म्स और रिस्क मोर ब्लो बैक फ्रॉम द प्रोटेस्टर्स। दोस्तों, ब्लो बैक मतलब होता है झटका लगना, ठीक है। प्रोटेस्टर्स हम कह रहे हैं प्रदर्शनकारियों को, ठीक है। तो दोस्तों, ईरान के सामने इस समय दो रास्ते हैं। पहला कि वो रिफॉर्म लाए, पहला कि वो अपने कानूनों में बदलाव करे, सुधार करे, और दूसरा कि वो प्रोटेस्टर्स मतलब प्रदर्शनकारियों से और ज़्यादा झटके लगने का जोखिम उठाए, रिस्क उठाए, ठीक है। दोस्तों, एडिटोरियल की तरफ चलते हैं। क्या लिखा है? द कमेंट्स बाय ईरान्स अटॉर्नी जनरल मोहम्मद जफर मोंतजारी दैट द इस्लामिक रिपब्लिक हैड डिसबैंडेड इट्स इनफेमस मोरालिटी पुलिस। अब दोस्तों, हाल ही में दोस्तों ईरान का जो अटॉर्नी जनरल है, मतलब जो सरकार का, ईरान की सरकार का जो चीफ लीगल एडवाइज़र है, इसको हम लोग अटॉर्नी जनरल कहते हैं। दोस्तों, उनके द्वारा कुछ कमेंट्स किए गए, उनके द्वारा कुछ टिप्पणी की गई कि दोस्तों इस्लामिक रिपब्लिक ने, मतलब ईरान ने डिसबैंड कर दिया, मतलब वापस ले लिया है यहाँ की मोरालिटी पुलिस को, मतलब यहाँ की मोरालिटी पुलिस को ईरान ने भंग कर दिया है, ठीक है। आफ्टर मंथ्स लॉन्ग प्रोटेस्ट, मतलब महीनों से चले आ रहे प्रोटेस्ट के बाद दोस्तों ईरान की सरकार ने ईरान के मोरालिटी पुलिस को भंग कर दिया है। ऐसा टिप्पणी की गई थी दोस्तों ईरान के अटॉर्नी जनरल मोहम्मद जफर मोंतजारी के द्वारा। सजेस्ट दैट द रिजाइम इज़ फाइनली विलिंग टू मेक कंसेशंस। और दोस्तों, यह दर्शाता है कि जो रिजाइम है, मतलब जो प्रशासन है, फाइनली कुछ रियायतें, मतलब कुछ रियायत दिखाने की मूड में है। कंसेशंस मतलब होता है रियायत, ठीक है। द लेटेस्ट स्पेल ऑफ प्रोटेस्ट बिगन इन सितंबर आफ्टर द डेथ ऑफ महसा अमीनी, अ 22-year-old कुर्दिश इरानियन वुमेन हु वॉज इन द कस्टडी ऑफ द मोरालिटी पुलिस फॉर वियरिंग द हिजाब इम्प्रॉपरली। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि दोस्तों ये जो हाल ही में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, उनका कारण महसा अमीनी की मौत है, ठीक है। अब दोस्तों, महसा अमीनी एक कुर्दिश इरानियन वुमेन थी और इनकी उम्र महज 22 साल की थी। दोस्तों, इनके द्वारा हिजाब को इम्प्रॉपरली वियर किया गया था, मतलब कि अनुचित रूप से इन्होंने एक तरीके से हिजाब जो था वो वियर किया था, अच्छे तौर पे वियर नहीं किया था। इस वजह से दोस्तों ईरान की जो मोरालिटी पुलिस है, उन्होंने इस वुमेन को कस्टडी में ले लिया था और इनकी कस्टडी के दौरान इस वुमेन की डेथ हो गई थी। तो दोस्तों, हाल में जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं वो इसी इंसिडेंट से रिलेटेड है, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा है दोस्तों? थाउजेंड्स ऑफ प्रोटेस्टिंग यंगस्टर्स मोस्टली वुमेन टुक टू दी स्ट्रीट्स। टुक टू दी स्ट्रीट्स मतलब कि सड़क पे उतर आए, मतलब हज़ारों की संख्या में जो वहाँ के यंगस्टर्स हैं, जिसमें ज़्यादातर जो हैं वुमेन्स हैं, वो दोस्तों हज़ारों की संख्या में सड़क पर उतर आए हैं, डिमांडिंग एन एंड टू दी मैंडेटरी हिजाब रूल। और दोस्तों, वो डिमांड कर रहे हैं, वो मांग कर रहे हैं कि जो हिजाब रूल्स हैं इनको सरकार वापस ले, एंड कॉलिंग फॉर अदर रिफॉर्म्स। और दोस्तों, इसके अलावा भी बहुत सारी बदलावों की मांग कर रहे हैं। द रिजाइम यूज रिप्रेशन एंड प्रोपोगंडा टू ब्रिंग दिस सिचुएशन अंडर कंट्रोल। अब दोस्तों, वहाँ की जो प्रशासन है उसने बलपूर्वक दबाव करके और प्रोपोगंडा का सहारा लेके दोस्तों इन प्रदर्शनकारियों को कंट्रोल में लाने की कोशिश की। हंड्रेड्स हैव बिन किल्ड। और दोस्तों, इसके चलते दोस्तों वहाँ पे सैकड़ों लोगों की मौत भी हो गई है। वाइल प्रो गवर्नमेंट सेक्शंस, दोस्तों प्रो गवर्नमेंट मतलब होता है जो वर्ग सरकार का समर्थन कर रहा है, मतलब वो वर्ग जो सरकार का समर्थन कर रहा है उसके द्वारा ब्लेम किया जा रहा है, उसके द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि फॉरेन हैंड्स फॉर द प्रोटेस्ट, मतलब कि इन सभी प्रदर्शनों में, मतलब इन सभी जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं उसमें फॉरेन हैंड्स जो हैं वो इन्वॉल्व है, मतलब विदेशी कुछ एजेंसियां, विदेश के लोग जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, ठीक है। इसके आगे क्या लिखा है दोस्तों? बट नन ऑफ दिस हैज़ हेल्प्ड रिस्टोर ऑर्डर। लेकिन दोस्तों, इनमें से किसी ने भी व्यवस्था को बहाल करने की कोशिश नहीं की, व्यवस्था को, ऑर्डर को रिस्टोर करने की कोशिश नहीं की। इट वॉज अगेंस्ट दिस बैकग्राउंड दैट मिस्टर मोंतजारी सेड द मोरालिटी पुलिस हैड बीन एबॉलिश्ड एंड दैट द रिजाइम वॉज रिव्यूइंग द हिजाब रूल्स। अब दोस्तों, ऊपर जितनी भी इंसिडेंट्स हुई हैं, इन्हीं का बचाव करते हुए जो वहाँ के लीगल एडवाइज़र थे, मतलब सरकार के जो लीगल एडवाइज़र थे, चीफ लीगल एडवाइज़र थे, अटॉर्नी जनरल थे, जिनका
नाम था दोस्तों मिस्टर मुंतजारी। उन्होंने कहा कि मोरालिटी पुलिस को एबॉलिश कर दिया गया है, इसको भंग कर दिया गया है। एंड द रिजाइम वाज रिव्यूइंग द हिजाब रूल। और दोस्तों जो प्रशासन है वो इन हिजाब रूल्स पे पुनर्विचार कर रही है, इनको पुनर्विचार कर रही है, ठीक है। रिव्यूइंग मतलब दोबारा देख रही है एक बार। देयर इज स्टिल नो ऑफिशियल अनाउंसमेंट एंड द प्रोटेस्टर्स रिमेन कॉशियस। लेकिन दोस्तों अटॉर्नी जनरल के कहने के बावजूद अभी तक कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई, कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई कि इनको एबॉलिश कर दिया गया। केवल अटॉर्नी जनरल ने अपने टिप्पणी करते हुए ये सब कहा है, ठीक है। तो इस वजह से दोस्तों यहाँ के जो प्रोटेस्टर्स हैं अभी भी ये कॉशियस है, अभी भी ये सावधान है। कॉशियस मतलब होता है सावधान होना। इसके आगे लिखा है दोस्तों, बट द अथॉरिटीज़ हैव नॉट डिसमिस्ड मिस्टर मुंतजारीज कमेंट्स आइदर। लेकिन दोस्तों साथ ही में आधिकारिक घोषणा तो नहीं हुई, लेकिन इसके साथ साथ दोस्तों किसी भी अधिकारी ने मिस्टर मुंतजारी के द्वारा की गई टिप्पणी का खंडन नहीं किया, मतलब इसका विरोध नहीं किया है। अ बिगर क्वेश्चन हाउएवर इज वेदर दिस वुड बी इनफ टू प्लेकेट दी प्रोटेस्टर्स। दोस्तों एक बड़ा सवाल यह है कि दोस्तों सरकार के द्वारा यह जो रुख अपनाया जा रहा है, जो अटॉर्नी जनरल ने टिप्पणी की और सरकार ने ना तो इसका विपक्ष लिया ना तो इसके पक्ष में, दोस्तों इन्हीं सब इंसिडेंट्स के वजह से क्या ये इनफ होगा वहाँ के प्रोटेस्टर्स को, वहाँ के प्रदर्शनकारियों को एक तरीके से राहत देने के लिए। एक तरीके से दोस्तों प्लेकेट मतलब होता है, यहाँ प्लेकेट लिखा था ना, प्लेकेट मतलब होता है आश्वासन देने के लिए। क्या ये सब सफिशिएंट होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसके आगे क्या लिखा है दोस्तों, ईरान थियोक्रेटिक सिस्टम। अब दोस्तों आपने डेमोक्रेटिक सिस्टम, आपने डिक्टेटरशिप सिस्टम और आपने बहुत सारे सिस्टम्स की बात सुनी होगी। अब दोस्तों थियोक्रेटिक सिस्टम क्या होता है, जिसमें सरकार का जो मुख्य लीडर होता है दोस्तों वो एक रिलीजियस आदमी होता है। वो क्या होता है, एक उपदेशक होता है। वो सरकार चलाने के साथ साथ दोस्तों अपने रिलीजन के उपदेश भी लोगों में बांटता रहता है। तो दोस्तों ईरान का जो थियोक्रेटिक सिस्टम का जो लीडर है वो दोस्तों कौन है, वो दोस्तों एक अली खमीनी। दोस्तों यहाँ का जो करंट लीडर है अली खमीनी, वो एक रिलीजियस आदमी है, वो एक कट्टरपंथी आदमी है। तो यहाँ का जो ईरान का थियोक्रेटिक सिस्टम है वो यूनिक है, किसके किसके टर्म में, सब्सटेंस के टर्म में और फंक्शनिंग टर्म में। मतलब यहाँ का जो थियोक्रेटिक सिस्टम है वो किस तरीके से फंक्शन करता है और यहाँ पे कौन कौन से कानून है, इसके टर्म्स में ईरान जो है बिल्कुल यूनिक है। While it ensures that the clergy remains firmly in control। दोस्तों क्लर्जी मतलब होता है पंडित। दोस्तों एक तरफ ये थियोक्रेटिक सिस्टम ये इंश्योर करता है, मतलब ये सुनिश्चित करता है कि यहाँ जो क्लर्जी है, मतलब जो यहाँ का जो मुख्य लीडर है, जो मुख्य रिलीजियस लीडर है, मुस्लिम लीडर है, वो कंट्रोल में रहे, मतलब उसकी पावर कंट्रोल में रहे। इट ऑल्सो ड्रॉज लेजिटमेसी फ्रॉम द प्रेसिडेंशियल एंड लेजिस्लेटिव इलेक्शन। इसी के साथ साथ दोस्तों वहाँ का जो राष्ट्रपति चुनाव है और वहाँ का जो विधानसभा चुनाव है उसके द्वारा इस थियोक्रेटिक सिस्टम को वैधता मिलती है, मतलब उसको वैलिडिटी मिलती है, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा है दोस्तों, प्रिंसिपलिस्ट द स्टेटस कोस्ट डिफेंडर्स ऑफ द रिवॉल्यूशन एंड मॉडरेट्स हु कॉल फॉर ग्रेजुअल रिफॉर्म्स फ्रॉम विद इन आर द मेन अपोजिंग कैंप्स इन द इलेक्टोरल फील्ड। अब दोस्तों इस स्टेटमेंट में बात की जा रही है, इसमें बोला जा रहा है दोस्तों वहाँ का जो विपक्षी दल है, वहाँ का जो विपक्षी खेमा है उसमें दो तरीके के लोग होते हैं। एक होते हैं दोस्तों प्रिंसिपलिस्ट और एक होते हैं दोस्तों मॉडरेट्स। मॉडरेट्स हम कहते हैं दोस्तों नरमपंथी लोगों को, ठीक है। एक होते हैं, आपने सुना होगा कट्टरपंथी। तो मॉडरेट जो होते हैं वो दोस्तों नरमपंथी होते हैं और कट्टरपंथी जो होते हैं वो हार्ड लाइनर्स होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर दोस्तों बोला जा रहा है कि वहाँ पर जो विपक्षी खेमा है, इलेक्टोरल फील्ड के मुताबिक जो विपक्षी खेमा है, अपोजिशन कैंप है, वहाँ पर दो तरीके का ग्रुप होता है। एक होता है प्रिंसिपलिस्ट और एक होता है नरमपंथी मतलब मॉडरेट्स। जो प्रिंसिपलिस्ट होता है उनका काम होता है दोस्तों स्टेटस क्वो को डिफेंड करना। स्टेटस क्वो मतलब होता है यथा स्थिति का बचाव करना, मतलब जो करंट में स्थिति चल रही है, करंट में जो कानून चल रहे हैं, प्रिंसिपलिस्ट लोग उन कानून का समर्थन करते हैं और वो इनके बचाव करने की मांग करते हैं। और तो दोस्तों वहीं जो दूसरा ग्रुप है विपक्षी खेमा में, उनको हम लोग मॉडरेट्स कहते हैं, उनको हम लोग नरमपंथी कहते हैं। हु कॉल फॉर ग्रेजुअल रिफॉर्म्स फ्रॉम विद इन, जो दोस्तों मांग करते हैं कि हल्के हल्के से रिफॉर्म लाने चाहिए, हल्का हल्का बदलाव लाना चाहिए करंट के नियमों में, करंट के कानून में, ठीक है। इनके द्वारा बदलाव की मांग की जाती है। द रिफॉर्मिस्ट इंक्लूडिंग फॉर्मर प्रेसिडेंट्स मोहम्मद खतामी एंड हसन रूहानी ऑफन एक्टेड एट सेफ्टी वॉल्स इन एन अदरवाइज टाइटली हेल्ड सिस्टम। दोस्तों जो पूर्व राष्ट्रपति हैं, एक का नाम दोस्तों मोहम्मद खतामी है और एक का नाम दोस्तों हसन रूहानी है। दोस्तों इनके द्वारा इन्होंने अक्सर इस कठोर सिस्टम में सुरक्षा वॉल्व के रूप में काम किया। मतलब जो इतना कठोर सिस्टम है ईरान का, इतना जो कठोर थियोक्रेटिक सिस्टम है, इस सिस्टम में इन्होंने एक वॉल्व के रूप में काम किया है। वॉल्व मतलब एक तरीके से ये एज अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन के रूप में काम किया है कॉमन ईरानियन लोगों के बीच में और इस कठोर सिस्टम में बदलाव लाने के बीच में, ठीक है। बट द टू टर्म्स ऑफ ईच ऑफ दीज प्रेसिडेंट्स ब्रॉट इन लिटिल सिस्टमैटिक चेंज। लेकिन दोस्तों इसके बावजूद
दोनों ही राष्ट्रपति ने दो दो टर्म अपनाने के बावजूद दोस्तों इनके द्वारा बहुत ही कम बदलाव लाए गए इस थियोक्रेटिक सिस्टम में, लीडिंग टू अ पेंट अप फ्रस्ट्रेशन। और इसके कारण दोस्तों वहाँ की जो आम आदमी है, वहाँ की जो आम जनता है, उसके मन के भीतर फ्रस्ट्रेशन भर चुकी है। पेंटअप मतलब होता है मन के भीतर बस जाना, ठीक है, मतलब फ्रस्ट्रेशन। एक तरीके से ईरानियन लोगों के भीतर फ्रस्ट्रेशन या फिर चिढ़ जो है वो बस चुकी है। द US-led इकोनॉमिक सैंक्शंस मेड मैटर्स वर्स फॉर ईरान रूलर्स। अब दोस्तों जैसा कि यूनाइटेड स्टेट्स ने रशिया वगैरह पे सैंक्शंस लगा रखे हैं दोस्तों, उसी के दर्ज पे दोस्तों US ने ईरान पे भी कुछ सैंक्शंस लगा रखे हैं, इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा रखे हैं। तो इसके कारण क्या हुआ दोस्तों, वहाँ के जो रूलर्स हैं वो और ज़्यादा वरी में आ गए हैं, और ज़्यादा उनकी स्थिति जो है वो बेकार हो चुकी है। द क्लरिकल इस्टेब्लिशमेंट रिस्पॉन्डेड बाय कंसोलिडेटिंग मोर पावर्स इन इट्स हैंड्स। अब दोस्तों US के द्वारा जो ये सैंक्शंस लगाए गए हैं, इसका विरोध करने के चक्कर में वहाँ की जो सरकार है, वहाँ की जो सरकारें हैं, जो मेन आदमी हैं, इन पुरोहितों द्वारा और ज़्यादा पावर जो है वो अपने हाथ में हथिया लिया है इन्होंने, ठीक है। ऑल ब्रांचेस ऑफ द ईरानियन स्टेट, द प्रेसिडेंसी, द जुडिशरी एंड द मजलिस। अब दोस्तों जैसे अपने इंडिया की बात करें तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, यहाँ पे प्रेसिडेंट होते हैं, और यहाँ पे जुडिशरी होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है, ठीक है। तो उसी दर्ज पे दोस्तों जो ईरान के 3 मेजर इंस्टीट्यूशंस हैं, एक प्रेसिडेंसी है, एक जुडिशरी है और एक जो मजलिस है, आर नाउ कंट्रोल्ड बाय द हार्ड लाइनर्स हु ऑलवेज हैव द ऑफिस ऑफ द सुप्रीम लीडर। अब दोस्तों यहाँ के ईरान के तीनों ही मेजर इंस्टीट्यूशंस, प्रेसिडेंसी, जुडिशरी और मजलिस में दोस्तों हार्ड लाइनर्स द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। हार्ड लाइनर्स कौन हो गए दोस्तों, कट्टरपंथियों द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है, ठीक है, जो कि यहाँ मुख्यतः जो बड़े बड़े नेता होते हैं वही होते हैं यहाँ के कट्टरपंथी लोग, ठीक है। इसके आगे क्या लिखा है दोस्तों, बट this concentration of power in few hands and the sidelining of the moderates seem to have boomeranged, ठीक है दोस्तों। जो ईरान के द्वारा एक अप्रोच अपनाई गई है कि जो पावर है वो मुख्यतः जो कट्टरपंथी लोग हैं उनके हाथ में एकत्रित कर दी जाएगी, और दोस्तों जो मॉडरेट्स हैं, मतलब जो नरमपंथी लोग हैं, उनको दरकिनार कर दिया जाएगा। दोस्तों ये जो पॉलिसी है वो बूमरैंग कर गई है, मतलब ये ईरान के ऊपर ही एक तरीके से बोझ बन गई है, ईरान के ऊपर इसने उल्टा रंग दिखा दिया है। बूमरैंग मतलब होता है उल्टा रंग दिखा देना, ठीक है। द डेथ ऑफ अमीनी, जो दोस्तों महसा अमीनी की डेथ थी, लिट अ फ्यूज़, मतलब इसने एक कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी है, फ्यूज़ मतलब होता है कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी है, लीविंग द रिजाइम इज स्पॉट, और दोस्तों इसने प्रशासन को कटघरे में लाके खड़ा कर दिया है, ठीक है। द सस्टेनेबिलिटी ऑफ एनी सिस्टम इज डिपेंडेंट ऑन इट्स एबिलिटी टू रिफॉर्म फ्रॉम विद इन। अब दोस्तों कोई सिस्टम कितना ज़्यादा सस्टेनेबल रहेगा, कितना ज़्यादा टिकाऊ रहेगा, ये डिपेंड करता है कि वो सिस्टम में अंदरूनी तौर पे कितने ज़्यादा लगातार बदलाव किए जाते हैं, क्योंकि दोस्तों टाइम जो है वो रिफॉर्म की डिमांड करता है, लगातार हमें समय के अनुरूप बदलाव लाने चाहिए। लेकिन दोस्तों ईरान में बहुत समय से बदलाव नहीं लाए गए हैं, तो दोस्तों ये सिस्टम की सस्टेनेबिलिटी पे सवाल उठाता है। ईरान पोस्ट रिवॉल्यूशनरी ऑर्डर, दोस्तों ईरान में एक दौर आया था जब रिवॉल्यूशंस हुआ करते थे, जब बदलाव हुआ करते थे, लेकिन दोस्तों उसके बाद मतलब इस रिवॉल्यूशन के एरा के बाद जो दोस्तों बाद में ऑर्डर्स वगैरह आए, बाद में कानून वगैरह आए हैं, हैज़ रजिस्टर्ड द कॉल्स फॉर रिफॉर्म्स टिल नाउ। दोस्तों उनके द्वारा, इन कानूनों के द्वारा जो बदलाव की मांग है इसको हमेशा से दरकिनार कर दिया गया है, ठीक है। बट एज द रिवॉल्यूशन एजेस, लेकिन क्योंकि दोस्तों ये जो रिवॉल्यूशन है, जो बदलाव आए थे ईरान में दोस्तों, उनको हुए सालों हो चुके हैं, उनको हुए एक तरीके से डिकेड्स हो चुका है, एंड द कॉल्स फॉर चेंज गेट्स स्ट्रॉन्गर। और दोस्तों लगातार बदलाव लाने की मांग जो है वो और ज़्यादा बुलंद होती जा रही है। द आयातोलाज दोस्तों ये अरब वर्ड है जिसका मतलब होता है दोस्तों वहाँ के जो मुस्लिम सुप्रीम लीडर्स होते हैं उनको हम कहते हैं आयातोलाज। फेस देयर ग्रेटेस्ट डिलेमा, दोस्तों इनके द्वारा अभी तक की सबसे बड़ी चुनौती का सामना किया जा रहा है। टाइटन देयर ग्रिप फर्दर, रिस्किंग मोर ब्लोबैक, और स्टार्ट ग्रेजुअल पॉलिटिकल एंड सोशल रिफॉर्म्स। दोस्तों उनके पास दो रास्ता है दोस्तों, या तो वो सोशल रिफॉर्म्स और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स लाए, मतलब बदलाव करें, कानूनों में बदलाव करें और लोगों को राहत प्रोवाइड करें, या फिर दोस्तों वो तैयार हो जाएं प्रदर्शनकारियों के द्वारा और ज़्यादा गुस्सा झेलने के लिए और ज़्यादा रिस्क उठाने के लिए, ठीक है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको आज की एडिटोरियल एनालिसिस समझ आई होगी। कैसी लगी आपको एनालिसिस और कैसी लगी आपको आज की वोकैबुलरीज, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा। थैंक यू।